गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। तो इसकी हाइलाइट्स करेंगे जो हमारे स्कूल से रिलेटेड है। तो वही टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें। तो NEP 2020 में देखिए क्या कहा गया है इसने। NEP 2020 इज़ इंडियाज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिप्लेसिंग द ओल्ड 1986 पॉलिसी। इट्स एम्स टू make education holistic, learner centric, flexible, and inclusive, focusing on overall development of every child। तो इस पॉलिसी में जो 2020 की पॉलिसी है इसमें इस नई पॉलिसी है ये। पहले इसका नाम न्यू एजुकेशन पॉलिसी था, लेकिन अब इसका नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रख दिया गया है। तो कई बार NEP की फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये इसमें मेन जो कीवर्ड्स हैं जैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी बच्चे की होल होल डेवलपमेंट, यानी हर तरीके से बच्चा डेवलप होना चाहिए। लर्नर सेंट्रिक हो, यानी बच्चे को ध्यान में रख के ही हमने सब कुछ काम कराना है कक्षा में। फ्लेक्सिबिलिटी हो, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब इसमें यानी कोई बंदिशें ना हों, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, स्कूल टाइमिंग में भी हो सकते हैं, या जो भी हमारे पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो फ्लेक्सिबल हों, कोई रिजिड ना हो, भी हमें यही मेथड यूज करना है। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन हो। इंक्लूसिव का मतलब यानी हर तरह का बच्चा एक ही कक्षा में पढ़ेगा, सेम कक्षा में। कहीं CWSN बच्चे होते हैं जैसे, वो तो उनकी पहले अलग स्कूलों की बात करते थे, लेकिन इसमें सेम स्कूलों में सभी बच्चे पढ़ेंगे। तो इसमें ये बात की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो इसमें जो हमारे पास स्कूल स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें देखिए न्यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या पहले बोलते थे, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमारे पास जो स्कूल स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+4 का रहेगा। 5+3+3+4। तो इसमें देखिए, इसमें पहले +10+2 का स्ट्रक्चर होता था, लेकिन अब ये स्ट्रक्चर रहेगा। ये भी कई बार आ जाता है ऑप्शन में भी। अब इसमें क्या स्ट्रक्चर है स्कूलिंग का, 5+3+3+4, यानी पहले 5 क्लासेस होंगी, फिर 3 क्लासेस होंगी, फिर 3 होंगी, फिर 4 क्लासेस होंगी। तो इसमें ये हमारे पास क्या होगा, जैसे स्टेज है ये, सबसे पहले एक फाउंडेशनल स्टेज इसने बनाई है। फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज का मतलब एक तरह से जैसे हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी फाउंडेशन बनाते हैं, पहले नींव भरी जाती है। तो ये भी एक तरह से बच्चे की नींव होगी फाउंडेशनल स्टेज में। और ये एज जो होगी बच्चे की 3 ईयर्स टू 8 ईयर्स, यानी जब बच्चा 3 से 8 साल का होगा तो वो फाउंडेशनल स्टेज में होगा। और इसकी जो ग्रेड होगी वो क्या होगी, प्री स्कूल टू ग्रेड 2, यानी हमारे प्री स्कूल का मतलब है आंगनवाड़ी होती हैं जैसे, या बाल वाटिका होती हैं, तो वो भी सभी इसमें इंक्लूड होंगी। तो वहाँ से लेकर ग्रेड 2 यानी दूसरी कक्षा तक, यानी 3 साल बच्चा जो है आंगनवाड़ी में लगाएगा और 2 साल में फर्स्ट और सेकंड करेगा, तो ये 5 साल हो जाएंगे इसके। तो प्ले बेस्ड होगी, ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी इसमें, यानी बच्चा खेल खेल में एक्टिविटीज़ करके सीखेगा। फिर दूसरी स्टेज जो बोली है इसने, प्रिपेरेटरी स्टेज बोली है, ये 8 से 11 साल की उम्र में होगा बच्चा। जब 8 साल से 11 साल की उम्र में जब बच्चा होगा तो वो प्रिपेरेटरी स्टेज में होगा। और इसमें ग्रेड 3 टू 5 है, यानी 3rd क्लास से 5th क्लास तक का बच्चा जो है वो प्रिपेरेटरी स्टेज में होगा, यानी इसमें क्लासेस 3rd होगी, 4th होगी, 5th होगी। और ये डिस्कवरी एक्टिविटी एंड फाउंडेशनल लिटरेसी, यानी इसमें एक तरह से फाउंडेशनल लिटरेसी FLN की बात जो की जाती है, तो वो बातें सभी होंगी इसमें। इसमें बच्चा खुद करके सीखेगा एक्टिविटी से, और कम से कम वो इतना लिटरेट हो जाएगा कि वो पढ़ना लिखना अच्छे से समझ जाए, पढ़ना लिखना समझ के साथ पढ़ना लिखना सीख जाए। और गणितीय अवधारणाएँ, यानी मैथमेटिकल जो न्यूमरेसी है वो अच्छे से करने लग जाए। फिर आती है मिडल स्टेज। मिडल स्टेज में 11 से 14 साल का जब बच्चा होगा तो वो मिडल स्टेज में होगा, और इसमें 6
टू 8th क्लास तक रहेगा वो। 6th 7th और 8th क्लास जो है वो मिडिल स्टेज में रहेगी। और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक लर्निंग होगी, स्किल्ड बिल्डिंग होगी, यानी सभी सब्जेक्ट ये पढ़ेगा बच्चा इसमें, और कुछ ना कुछ स्किल्स भी सीखेगा वो। फिर उसके बाद है आपके पास जैसे एक और स्टेज है इसमें, सेकेंडरी स्टेज। तो सेकेंडरी स्टेज में क्या है इसमें, सेकेंडरी स्टेज में 14 से 18 साल का बच्चा होगा ये, 4 साल तक, यानी 9th 10th 11th और 12th 4 क्लासेस इसमें सेकेंडरी स्टेज में होंगी। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी और एजुकेशन होगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, यानी अब बच्चा जो है तरह तरह की यानी सभी फील्ड की एजुकेशन ले सकता है, अलग अलग लाइनें होंगी उसकी, और क्रिटिकल थिंकिंग यानी वो लाइफ के लिए एक तरह से तैयार होगा। तो इसकी बात ये की गई है। ये 4 स्टेजेज़ हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इनमें से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है कि फाउंडेशनल स्टेज क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज क्या है, मिडल स्टेज क्या है और सेकेंडरी स्टेज क्या है। फिर उसके बाद है आपके पास एफएलएन की, इसमें बहुत ज़्यादा बात की गई है एफएलएन। जो प्राइमरी टीचर्स हैं इनकी तो एफएलएन ट्रेनिंग लगती रहती है। तो सबसे पहले तो एफएलएन की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इसकी फुल फॉर्म होती है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो इसमें जो टॉप प्रायोरिटी है इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, तो ये एफएलएन है। फाउंडेशनल स्टेज यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का मतलब एक तरह से बच्चे की पढ़ने लिखने की, और न्यूमरेसी का मतलब नंबर्स के साथ खेलने की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यानी बच्चा अच्छे से पढ़ने लिखने लग जाए। एक फ्लुएंट स्पीड से एक निर्धारित की गई है कि 45 से 60 वर्ड जो है 1 मिनट में बच्चा बोल सके, कम से कम इतना होना चाहिए। और जो 999 999 इतनी तक की जो संख्याएं हैं वो बच्चा इनके साथ जमा घटाव गुणा भाग ये सभी जो संक्रियाएं होती हैं, ऑपरेशंस होती हैं, वो आसानी से कर सके। और गोल ऑल चिल्ड्रन शुड रीड एंड डू बेसिक मैथ बाय ग्रेड 3, यानी तीसरी कक्षा का बच्चा, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के लिए है मेनली एफएलएन। एफएलएन की जो है वो पहली 3 कक्षाओं के लिए है, और पहली 3 कक्षाओं में बच्चा अच्छे से एक निर्धारित स्पीड के साथ पढ़ना लिखना समझ जाए, समझ के साथ पढ़े लिखे, और 999 तक की जो संख्याएं हैं उनके साथ वो ऑपरेशंस लगा सकते। और निपुण भारत इज मिशन लॉन्च्ड टू अचीव दिस, यानी जो एफएलएन है, एफएलएन को अचीव करने के लिए निपुण भारत मिशन भी लॉन्च किया गया है। निपुण की भी फुल फॉर्म आ जाती है कई बार, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी इसका फुल फॉर्म है, ये आप नेट से भी सर्च कर सकते हो। तो निपुण की भी फुल फॉर्म आ जाती है कई बार। तो ये मेनली पहली से और तीसरी कक्षा तक के बच्चों के लिए होता है, और इसमें एफएलएन की ट्रेनिंग्स भी जेबीटी टीचर्स को दी जाती हैं। फिर उसके बाद है मल्टी लैंग्वेज लिज्म एंड मदर टंग, यानी अब इसमें मल्टी लैंग्वेजेस की भी बात की गई है और मदर टंग की भी बात की गई है। तो इसमें मदर टंग एंड रिलीजियन लैंग्वेज टू बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल ग्रेड 5th, यानी 5वीं कक्षा तक का जब बच्चा होगा ना तो वो अपनी मदर टंग में पढ़ सकता है, और जो उसकी स्थानीय भाषा है उसका वो यूज करेगा, क्योंकि जो मदर टंग है वो प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस एक्सप्रेशंस इन अर्ली ईयर्स। ठीक है, बचपन में जब बच्चा होता है तो वो अगर मदर टंग में पढ़ेगा तो वो ईजिली अंडरस्टैंड करेगा और अपने आप को भी वो एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये इसमें बहुभाषीय और मदर टंग यानी मातृभाषा का भी के ऊपर भी जोर दिया गया है। तो ये मेन मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। रिडक्शन इन करिकुलम लोड, तो इसमें उन्होंने वो ये भी बोला है कि जो कोर असेंशियल यानी जो बहुत ज़रूरी सिलेबस है तो वो ही हम इसको इंक्लूड करेंगे, नॉट रोल ठीक है, रोट लर्निंग, यानी हम रट्टे वाली लर्निंग की बजाय कोर एसेंशियल के ऊपर, यानी बहुत ज़रूरी जो
टीचिंग है उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि कई बार क्या होता था बच्चों का लोड बढ़ाया हुआ था पहले, अब सिलेबस भी बहुत सारा कम हो गया है। जैसे कि वही चैप्टर साइंस में भी है, वही चैप्टर एसएसटी में भी दे दिया गया। जैसे सौरमंडल या सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो वो एसएसटी में भी आ जाता है, ज्योग्राफी वगैरह में, और साइंस में भी होता है। जब दो बच्चा दोनों जगह क्यों पढ़ेगा, वो एक ही जगह पढ़ के सीख लेगा। तो इस तरह से सभी सब्जेक्ट्स को भी ध्यान में रख के टॉपिक निर्धारित किए गए हैं, ताकि एक टॉपिक अगर एक सब्जेक्ट में कवर हो गया ना तो उसको दूसरे सब्जेक्ट में नहीं लाएंगे। तो इस तरह से करिकुलम का लोड जो है वो भी कम किया गया है। एम्फेसाइज ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो उन्होंने क्या किया कि जो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की होगी और जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर बच्चे को होना चाहिए, और जो भी नॉलेज गेन करता है उसकी एप्लीकेशन, यानी वो अपनी अपनी लाइफ में अब कहीं अप्लाई कर सकता है या नहीं। क्योंकि बच्चा इतना पढ़ लिख जाता है लेकिन वो अपनी लाइफ में कई बार बच्चे कहते हैं कि भाई हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है जी इतनी, और लेकिन वो कहाँ यूज होती है। यानी बच्चे को यही नहीं पता लगता कि हमने जो पढ़ा है वो हमारी लाइफ में कहाँ यूज होगा, क्योंकि अक्सर ये सुनने को मिलती हैं बातें। तो यानी बच्चा जो भी सीखता है तो उसको ये भी बताना हमें चाहिए कि ये हमारी लाइफ में कहाँ यूज होगा, तो वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए बच्चे को। फिर है एक्सपीरियंशियल एंड होलिस्टिक लर्निंग। एक्सपीरियंशियल का मतलब एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा बच्चे को एक्सपीरियंस दिया जाए। यूज़ ऑफ इन एन इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टोरी बेस्ड लर्निंग मेथड। यानी बच्चे को क्या होगा, आर्ट इंटीग्रेटेड होना चाहिए, आर्ट इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, स्टोरी बेस्ड लर्निंग। यानी अब बच्चा ये होगा कि वो आर्ट से इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं ना तो उनमें भी हम आर्ट भी ले पढ़ सकते हैं, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स भी यूज ले सकते हैं, और स्टोरी बेस्ड लर्निंग हम कर सकते हैं। छोटी क्लासों के लिए ज़्यादा होता है ये अच्छा। फिर उसके बाद डेवलपिंग 21st सेंचुरी स्किल्स, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी बच्चे को हमने 21वीं सदी के लिए तैयार करना है, उसमें ऐसी स्किल्स डेवलप करनी है कि वो बच्चा देश के लिए भी कुछ कर सके और अपने लिए भी कुछ कर सके। कम्युनिकेशन, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, वो ईजिली दूसरे की बात समझ सके और अपनी बात को दूसरे को एक्सप्रेस कर सके। क्रिएटिविटी, नई नई चीज़ें की वो एक ही सॉल्यूशन, एक ही प्रॉब्लम है तो उसके नए नए तरीके से सॉल्यूशन कर सके। कोलैबोरेशन का मतलब है दूसरे सब्जेक्ट्स को का भी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन होना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प भी वो बच्चा ले सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी जो समस्याएं आती हैं वो भी इजीली वो सॉल्व कर सके। फिर यूज ऑफ आईसीटी एंड डिजिटल एजुकेशन। तो आईसीटी और डिजिटल जो हमारे पास एजुकेशन है, तो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लाइक दीक्षा, ई पाठशाला, स्वयं। तो ये कुछ हमारे सरकारी पोर्टल हैं, इनका वो ईज़िली इनका यूज कर सके, इनसे वो लर्न कर सके, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा एजुकेशनल मटेरियल है इनके ऊपर, तो वो बच्चा इनका यूज कर सके। ठीक है। फिर उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, स्पेशली पोस्ट कोविड। यानी कोविड के बाद से तो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा चेंजेज आ चुके हैं। तो टेक्नोलॉजी आ गई है अब टीचिंग में, क्योंकि पहले तो जो ट्रेडिशनल क्लासेस होती थी, भाई टीचर होगा क्लास में, बच्चे होंगे, तभी एजुकेशन हो सकती है। लेकिन कोविड के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन ने इतना ज़्यादा चेंज कर दिया गया है, तो हमें जो टेक्नोलॉजी है, जैसे स्मार्ट क्लासेस हैं हमारे पास, एलईडी हैं, तो वो ऑपरेट करनी हमें आनी चाहिए। और जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं एजुकेशन में अपनी क्लासरूम में, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो वो भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैं अभी भी टेक्नोलॉजी का इसी का यूज करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये नई नई टेक्नोलॉजी होती हैं जो, तो ये ईजिली फ्रेंडली होनी चाहिए हमारे लिए, हम ईजिली इनका यूज कर सकें। इंक्लूसिव एंड इक्वेटेबल एजुकेशन। तो इंक्लूसिव फोकस ऑन गर्ल्स चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। तो यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है एक तरह से इक्विटेबल एजुकेशन, यानी सभी बच्चे एक समान होते हैं और सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। तो ये
जैसे गर्ल्स होती हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, यानी कई बच्चे CWSN बच्चे जिनको बोलते हैं हम, तो वो भी कई बच्चे होते हैं जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, तो वो उनमें भी बहुत ज़्यादा एक तरह से संकोच रहता है। वो एक अपने आप को इस एबल नहीं समझते कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकें। लेकिन हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये लेके चलना है कि सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, एक ही क्लासरूम में पढ़ेंगे, एक ही छत के नीचे पढ़ेंगे। फिर है स्पेशल एम्फेसाइज ऑन जेंडर इंक्लूजन, यानी जेंडर इंक्लूजन की ये बात करता है कि मेल फीमेल या को एजुकेशन की ये बात करता है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी, यानी जो क्लासरूम है वो केवल हम एक लैंग्वेज के ऊपर ही नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास अलग अलग एरियाज से बच्चे बैठे हैं तो हमारे पास कम से कम इतनी हमारी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा हमारी बात समझ सके, ईजिली समझ सके। और ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड, और जो डिजिटल डिवाइड्स हमारे बीच में हैं उनको हम ब्रिज करना है, पुल का काम करना है। तो इस तरह से हमने ये इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन की बात इसमें की गई है। फिर उसके बाद है टीचर ट्रेनिंग एंड रोल एंड एनहांसमेंट, तो इसमें कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स की बात की गई है कि हम बच्चे को टीचर्स की ट्रेनिंग कराएंगे, उनको नए नए जो तरीके आते हैं वो बताएंगे, समझाएंगे। फिर उसके बाद है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, NPST की बात की गई है इसमें। NPST की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, तो इनकी भी बात इसमें की गई है NEP 2020 में। फिर है असेसमेंट कैसी होगी, तो इसमें असेसमेंट क्या है, शिफ्ट फ्रॉम मार्क बेस्ड टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। अब जो असेसमेंट होगी वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होती है, यानी ये असेस किया जाता है जैसे जब भी सेट के एग्ज़ाम होते हैं या कोई भी एग्ज़ाम लिया जाता है सरकार की तरफ से, तो वो ये देखती है कि बच्चा ये कॉम्पिटेंसी है उसको क्लियर कर पा रहा है या नहीं। कई बार वो पूछ लेते हैं ना, जैसे जब भी हम रिजल्ट भरते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, तो वहाँ पे ये भी पूछते हैं कि पहले क्वेश्चन कितने बच्चों ने किया, दूसरा कितने ने किया, तीसरे ने यानी कुछ क्वेश्चन भी भरवाते हैं, क्योंकि वो 5, 7, 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं एक तरह से। तो वो देख लेते हैं कि बच्चे ने ये कॉम्पिटेंसी, कितने बच्चों की ये कॉम्पिटेंसी क्लियर हो चुकी है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट की भी बात की इसमें SBA की फुल फॉर्म आ जाती है कई बार, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, फोकस ऑन फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी जो स्कूल है अपने लेवल पे भी असेसमेंट लेगा। और प्रकाश, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रकाश नेशनल असेसमेंट सेंटर है, तो ये भी इसने बात की गई है इसमें। फिर है वोकेशनल एजुकेशन की बात बहुत ज़्यादा की गई है कि जो वो इस छठी क्लास से 6th क्लास से वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत हम कर देंगे, हल्के फुल्के करेंगे, क्योंकि कई स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड किट्स भी आ चुकी हैं जिसमें बच्चे उन किट्स का यूज करते हैं। चिल्ड्रन विल लर्न प्रैक्टिकल स्किल्स लाइक कारपेंट्री, गार्डनिंग, कोडिंग वगैरह, यानी इस तरह की कुछ स्किल्स भी बच्चा छठी कक्षा से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि छठी से 8वीं तक बच्चों को एक तरह से रफली सी नॉलेज दी जाती है कि इस तरह के कोर्सेज हो सकते हैं, ये आप अगर करोगे तो ये आपको बेनिफिट हो सकता है। फिर 9, 10th, 11th, 12th में अलग से लाइफ स्किल के या इनके वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेज चलते रहते हैं। फिर उसके बाद है क्विक रिवीजन, जो हमने अभी तक पढ़ी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लेते हैं। तो इसमें है जैसे इसमें स्ट्रक्चर है 5, 3, 3, 4 का, 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल का। फिर है FLN की बात की गई है, ग्रेड 3 तक FLN चलता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी चलती है। फिर मदर टंग की बात की गई है, क्लास 5 तक के बच्चों को हमने मदर टंग में उनकी मातृभाषा में पढ़ाना है। और एम्फेसाइज ऑन एक्सपेरियंशियल होलिस्टिक लर्निंग, यानी एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट करनी है, सभी तरह से बच्चों को लर्निंग करनी है। नो रोट लर्निंग, यानी रोट लर्निंग नहीं करनी, स्किल और अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चा पढ़े। असेसमेंट जो फॉर्मेटिव और कॉम्पिटेंसी बेस्ड होनी चाहिए। और इंक्लूसिव एजुकेशन, टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए और वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर
बात की गई है। तो ये मेन पॉइंट्स थे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उससे संबंधित। तो आशा है आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू। जय हिंद।